नए मठ में आरव एक कोने में बैठकर आराम कर रहा था। गुरु ओजस मठ के अंदर अपने किसी काम से गए थे। अचानक से वहां पर आरव को हवा में तैरती एक लाल रंग की बॉल दिखी। उसका मन नहीं माना और उसने उस बॉल को छू दिया। ऐसा करते ही मठ में एक तूफान जैसा उठने लगा। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा था। इससे पहले कि वो कुछ ठीक कर पाता, कुछ लोगों ने आरव पर हमला शुरू कर दिया। बहुत देर आरव ने उनको रोकने की कोशिश की, मगर जब उसके शरीर से उसके ब्लड लीनिएज की ताकत खत्म हो गई तो वो जमीन पर गिर गया था। हमला करने वाले उसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। उनमें से एक ने अपने हाथों को पीछे करते हुए किसी शक्ति को जमा किया और उसको आरव की तरफ छोड़ दिया। ऐसा करते ही वो शक्ति अपना रास्ता देखती हुई आरव की तरफ आगे को बढ़ गई। ऐसा करते ही मठ के सभी हिस्से उस शक्ति से कांप उठे थे। उस शक्ति ने हवा में शेर का चेहरा बनाया और आरव के पास आ रही थी। इससे पहले कि वो आरव को छू पाती, अचानक गुरु ओजस ने आकर उसको रोक दिया। उन्होंने उस पावर को अपने हाथ पर लिया और अपने शरीर को पूरा घुमाते हुए बाहर की तरफ फेंक दिया। जैसे ही वो शक्ति दूर पहाड़ी से टकराई, वहां पर बहुत जबरदस्त विस्फोट हुआ। उस विस्फोट को बहुत आराम से महसूस किया जा सकता था। गुरु ओजस को देखकर अब वो लोग रुक गए थे। उन्होंने खुद को शांत करते हुए गुरु ओजस से पूछा, आप इसको क्यों बचा रहे हैं? इस नादान लड़के ने हमारे शक्ति को चुराने की कोशिश की है। हम ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। गुरु ओजस उनकी बात का जवाब दिए बिना ही आरव को उठाने में लग गए। इस बात को देख के वो लोग भी हैरान थे कि गुरु ओजस उस लड़के की मदद कर रहे थे। गुरु ओजस इस मठ अपने पीढ़ी के सबसे पुराने योद्धा थे। उनकी बात को यहाँ टालने की किसी की हिम्मत नहीं थी। आरव अभी भी जिंदा था, बस वो कमजोरी के कारण बेहोश हो गया था। गुरु ओजस को इस बात से गुस्सा आ रहा था कि आरव पर हमला किया गया था। जब आरव को गुरु ओजस ने पास में रखे बेंच पर लिटा दिया तो वो वापस गए और हमला करने वालों को फटकार लगाते हुए कहा, ज्यादा ताकत का घमंड हो गया है तुम लोगों को। अगर कहो तो अभी तुमको तुम्हारी सही जगह पर ले चलूं। नहीं नहीं गुरु ओजस, आप गलत समझ रहे हैं। ये लड़का पता नहीं कहां से आया और ये हमारे एनर्जी बॉल को चुराने की कोशिश कर रहा था। मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। हमला करने वालों ने माफी मांगते हुए कहा। गुरु ओजस की आंखें गुस्से से नीली रंग की हो गई थी। उनके पूरे शरीर से एक एनर्जी वेव निकल रही थी। ये सिर्फ एक लड़का नहीं है, ये मेरा स्टूडेंट है। मैं ही इसको यहाँ पर लेकर आया था। अगर उसने एनर्जी बॉल को छू भी दिया तो इतना ज्यादा आग बबूला होने की क्या बात है। ताकत को रोकना सीखो, गुरु ओजस ने कहा। हम लोग इस बात को नहीं जानते थे, हमें माफ कर दीजिए गुरु ओजस, हमला करने वाले ने कहा। उनके चेहरे का डर अब अफसोस में बदल गया था। उसको ठीक से देखो, अरे वो एक बच्चा है और खुद को देखो। अभी उसने हमारे दुनिया में कदम रखा है। इस जगह पर क्या है क्या नहीं है ये बात उसको पता भी नहीं है, गुरु ओजस ने कहा। वो अभी भी गुस्से में ही लग रहे थे। इतना कहने के साथ वो आरव के पास जाकर बैठ गए। उनके बैठते ही हमला करने वाला आदमी आरव के पास आया और अपने दोनों हाथों को जोड़ता हुआ बहुत तेजी से रगड़ने लगा। कुछ पल बाद अचानक से उसके हाथों में फिर से एक रोशनी दिखाई दी। उसने बिना देर किए उस रोशनी को आरव के सर पर लगा दिया। जैसे ही आरव के सर ने उस रोशनी को अब्सॉर्ब किया, उसकी आंखें खुल गई। उठने के साथ ही उसकी नजर गुरु ओजस पर गई, जो उस वक्त उसके पैरों के पास बैठे हुए थे। आरव डर से उठा और कहा, मुझे माफ कर दीजिए गुरु ओजस, आपने मना किया था मगर मैंने आपकी बात नहीं मानी। उसको अच्छा देख के गुरु ओजस के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उन्होंने भारी आवाज में आरव को बोला, माफी मुझसे नहीं, अपने पीछे खड़े मॉन्क से मांगो जिनको तुमने परेशान किया है। मुझे माफ कर दीजिए गुरु, मैं बस उसको देखना चाहता था, आरव ने उस मॉन्क से कहा। अरे कोई बात नहीं, गलती मेरी थी, मैंने तुमको गलत समझ लिया था। वैसे मेरा नाम याशे है। अभी मुझे कुछ काम है, मैं उसको पूरा करके तुमसे फिर मिलूंगा।
हमला करने वाले ने आरव से कहा और वहां से वापस मठ के अंदर चला गया। उसके वहां से जाते ही आरव ने गुरु ओजस के पास आते हुए पूछा, इन्होंने कौन सी ब्लड लीनिएज इस्तेमाल किया था मुझ पर? तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि इन्होंने कोई ब्लड लीनिएज को यूज किया था? गुरु ओजस ने आरव से आश्चर्य में पूछा। क्योंकि जब वो मुझ पर हमला कर रहे थे तो उनकी आंखें चमक रही थी और उनके चेहरे पर शेर की आभा नजर आ रही थी, आरव ने कहा। हाँ, सही देखा है तुमने। वो ब्लड लीनिएज ऑफ लायन का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे हम लोग डिमोनिक आई को यूज करते हैं, मगर उनका लेवल तुमसे बहुत ऊपर है। इतना कहने के साथ गुरु ओजस अंदर की तरफ जाने लगे। आरव ने भी तुरंत उनका पीछा किया। उसके सवाल अभी भी खत्म नहीं हुए थे। अच्छा गुरु, क्या मेरी भी पावर यहाँ पर बढ़ जाएगी? उसके बाद उसने खुद इसका जवाब देते हुए कहा, ये अच्छा है, कितना मजा आएगा। गुरु ओजस और आरव मठ के उस हिस्से में चले गए जहाँ उनके रहने का बंदोबस्त किया गया था। शाम अब रात का दामन थामने को तैयार खड़ी थी। पहाड़ी के नीचे शहर में रुद्रिक के दोस्त बहुत बुरी तरह से थक गए थे। उन्होंने हर उस जगह को ढूंढ लिया था जहाँ पर आरव हो सकता था, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। जब वो वापस आए तो रुद्रिक ने सबको हॉस्टल के पीछे वाले खाली मैदान में मीटिंग के लिए बुलाया था। उत्कर्ष इस बात को जानता था कि रुद्रिक आज कितना ज्यादा अपसेट होने वाला था। जैसे कि उत्कर्ष ने उम्मीद की थी, हुआ भी ऐसा ही। जब रुद्रिक ने सब लोगों के उदास चेहरे को देखा तो उसको समझ आ गया कि आरव का पता नहीं चला था। आखिर उस आरव को आसमान निकल गया या जमीन खा गई? रुद्रिक ने अपना गुस्सा दिखाते हुए कहा। एकदम से वहां पर खामोशी छा गई। जब किसी की हिम्मत नहीं हुई तब रुद्रिक के सबसे अच्छे दोस्त उत्कर्ष ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू ऐसे परेशान मत हो यार, तुझे ऐसा देखना अच्छा नहीं लगता। क्या करो यार, किसको अच्छा लगता है कि वो ऐसा रहे? मगर इस आरव ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। हाँ, जब वो यहाँ पर था तब भी मैं परेशान था और जब वो यहाँ पर नहीं है तब भी मैं उसको लेकर परेशान ही हूँ। रुद्रिक सच में बहुत ज्यादा परेशान और उदास लग रहा था। ओए तू परेशान मत हो यार, हम कुछ कर लेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि हमने उसको जितना मारा था वो खुद से तो कहीं नहीं जा सकता। जरूर से किसी ने उसकी मदद की है, उत्कर्ष ने कुछ सोचते हुए कहा। जानता है यार, आजकल रात को मुझे आरव के बाप जयराज सिंह डोगरा के सपने आते हैं। अरे ऐसा लगता है कि वो हर पल मुझे मारने को आ रहा है। रुद्रिक की इस बात से उत्कर्ष समझ गया कि जरूर से रुद्रिक के दिमाग पर अभी जयराज का डर हावी था। उसने उसको समझाते हुए कहा, यार देख, अगर आरव मिल भी जाता है तो मुझे नहीं लगता कि वो डर से किसी को कुछ बताएगा। वैसे भी वो जोकर ही था। हमने जिस तरह के केस में फंसाया है, इससे उस पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा, फिर चाहे वो उसके पिता ही क्यों ना हो। मैं फिर से उसको ढूंढने जाऊंगा, तू रिलैक्स कर। दूसरी तरफ जयराज अपने असिस्टेंट के साथ अपने घर के सामने वाले गार्डन में बैठकर बात कर रहे थे। असिस्टेंट उनको बिजनेस के बारे में बता रहा था, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। आखिर में जब असिस्टेंट ने देखा कि उसके बॉस उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे तो उसने उनको टोकते हुए कहा, सर मैं जानता हूं कि आप आरव बाबा को लेकर परेशान हैं, लेकिन हिम्मत हारने से क्या होगा? बात परेशान होने की है, इसलिए परेशान हो रहा हूं। आरव ने दुनिया नहीं देखी है, वो तो ये भी नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। वो इतना कहते कहते जयराज की आंखों में कुछ आंसू आ गए। सर आप प्लीज अपने आप को संभालिए, आप हिम्मत छोड़ देंगे तो कैसे होगा? असिस्टेंट ने पानी देते हुए कहा। आरव लाख शैतान ही सही क्यों ना हो, उसकी कमी खलती है मुझे, जयराज ने कहा। उसके आवाज में उसका दर्द दिख रहा था। सर हमारे आदमी बहुत अच्छे से उसकी तलाश में लगे हैं, शहर का कोई भी कोना नहीं बचेगा। मुझे तो शक है कि आरव बाबा को
स्कूल में ही साजिश करके निकाला गया है। असिस्टेंट ने हिम्मत देते हुए कहा। शक तो मुझे भी है कि आरफ के गायब होने में स्कूल का हाथ है। जयराज ने खुद को संभालते हुए कहा। आइए सर, आपको आराम की जरूरत है और रात भी काफी हो गई है। मेरे ख्याल से आपको अब अंदर जाना चाहिए। असिस्टेंट ने घर की ओर इशारा करते हुए कहा। अब मेरे हिस्से में ये रात ही तो बची है। देखते हैं अगली सुबह कब होती है। इतना कहते हुए जयराज अंदर की तरफ चले गए। अगली सुबह आरव जब बड़े मठ में सोकर उठा तो उसने देखा कि गुरु ओजस उसके पास नहीं थे। वो अपने आंखों को मलते हुए बाहर आया। आज फिर इस जगह ने उसको चौंका दिया। उसने पाया कि सामने के गार्डन में बहुत सारी तितलियां उड़ रही थी। फूल और तितलियों का ये प्रेम उसको अंदर से पॉजिटिव एनर्जी दे रहा था। मठ के दीवारों से बाहर आने पर आरव ने पाया कि गुरु ओजस एक दीवार से सर को लगाकर कुछ प्रार्थना कर रहे थे। उसने भी उनको फॉलो करते हुए वैसा ही किया, मगर जैसे ही उसने उस दीवार से सर को लगाया, दीवार ने उसको पीछे की तरफ फेंक दिया। एक जोरदार आवाज के साथ आरव पीछे की तरफ गिर गया। गुरु ओजस ने उसको फिर इशारे से अपने पास बुलाया और उसके हाथ को हल्के से काटकर उसके खून को उस दीवार पर लगा दिया। उस दीवार ने उस खून को एक चमकती रोशनी के साथ सोख लिया। इसको करने के बाद आरव ने जब उस दीवार पर सिर को लगाया तो उसको बहुत अच्छा फील हुआ। आरव समझ गया कि ये मठ का बायोमेट्रिक सिस्टम था। उसने अपने मन में कहा, कूल। वो इससे पहले कि गुरु ओजस से बात कर पाता, गुरु ओजस को किसी ने बुला लिया। आरव अब अकेला हो गया था। वो मठ को घूम के देखने लगा। कुछ दूर जाने पर आरव को मॉन्क याशे मिले। वो उनके पास जाकर बैठ गया। मॉन्क के हाथों में एक छोटा सा पेंडेंट चमक रहा था। आरव ने उनसे उसको मांगते हुए पूछा कि ये क्या कर सकता है। याशे ने उसको बताया कि इससे वो अपने याद को देख सकता है या किसी और के दिमाग में बसी हुई यादों को भी देख सकता है। ये इंसान के सबकॉन्शियस माइंड को रीड करता है। आरव को ये अच्छा लगा। इसके बाद उसने इस पेंडेंट को माथे से लगाया और अपने गुरु के बारे में सोचने लगा। बहुत सी यादों के बीच में आरव ने अपने दादाजी को भी देखा। उनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। गुरु ओजस उसके दादाजी के सामने खड़े थे। गुरु ओजस ने उसके दादाजी से पूछा कि इस बच्चे को कहां से लाए हैं। तब आरव के दादाजी ने बताया कि वो इसको एक गांव से लाए हैं जहां इसकी मां की मौत हो गई थी। गुरु ओजस ने उनके इस कदम को बहुत सराहा और आगे पूछा कि वो इस बच्चे का क्या नाम रखेंगे। आरव के दादाजी ने बहुत आराम से मुस्कुराते हुए कहा, इसका नाम आरव। और आरव को गोद लिया था। इस सच को देखने के बाद उसके हाथ से पेंडेंट गिर गया और वो भागते हुए गुरु ओजस के पास गया। मॉन्क याशे को भी समझ नहीं आया कि आरव कहां भागते हुए जा रहा था। क्या होगा असर इस नए सच का आरव के जीवन पर? क्या वो अपनी ट्रेनिंग को जारी रखेगा? क्या गुरु ओजस आरव को समझा पाएंगे इस सच को छिपाने का कारण? क्या लगता है आपको? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए वीरों का वीर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।